इन हिंदी आपके लिए कुछ फिज़िकल एजुकेशन एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ और प्रश्न लेके आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो, इनके आंसर भी साथ साथ में दिए हुए हैं। मैं बोलता भी चलूँगा एक बार, सिर्फ आंसर बोलूँगा मैं। भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ था? मतलब कि फ़र्स्ट ऑर्गेनाइज़ कब हुई थी, जो एथलेटिक्स का कंपटीशन था, कब फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज़ हुआ था? तो इसका आंसर आपका रहेगा सी, बी 1924 को ये हुआ था। तो अगला अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किसने कराया था? तो इनका नाम है डॉक्टर एसी नोरेन। डॉक्टर एसी नोरेन। अगला प्रश्न है आपके सामने, मैच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, AAFI इसे बोला जाता है। AAFI मैच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा आपका डी, 1946। अगला प्रश्न है, एथलेटिक प्रतियोगिता के कुल कितने आइटम होते हैं? तो इसका आंसर दिया गया 26, डी। अगला प्रश्न है, दौड़ शुरू करने के लिए कुल कितनी विधियां हैं? मतलब कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं दौड़ स्टार्ट करने के? तो आंसर इसका रहेगा ये। अगला प्रश्न है, छोटी दौड़ शुरू करने के लिए कुल कितनी विधियां हैं? जैसे ऊपर 4 दिया गया है, ऊपर जो प्रश्न में दिया गया 4, तो इसमें जैसे स्टार्ट्स होते हैं आपके, बंच एंड बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और इलोंगेटेड स्टार्ट। और इसके अलावा एक जो जैसे कि 1500 मीटर होता है वो कर्व स्टार्ट होता है। 800 के ऊपर जितनी भी होती हैं वो सारी कर्व स्टार्ट होती हैं, इसलिए इन्होंने 4 दिया है। तो बाकी अभी उन्होंने पूछा कि छोटी दौड़ शुरू करने के लिए कुल कितनी विधियां हैं? तो छोटी दौड़ इसमें तीन तीन आएगा, क्योंकि इसमें बंच एंड बुलेट, मीडियम और इलोंगेटेड होगा इसमें। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, खेलों की रानी किसे कहा जाता? तो एथलेटिक्स, अगर मदर ऑफ गेम पूछा है तो वो जिम्नास्टिक आएगा, लेकिन इस प्रश्न में आपका एथलेटिक्स रहेगा। अगला प्रश्न है, ट्रैक में दौड़ने वाली गली के लाइन की मोटाई, जो लाइन होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। ये ज़्यादातर जितनी भी मैक्सिमम गेम्स होती हैं उसमें 5 सेंटीमीटर ही रहती है। ट्रैक में दौड़ने वाली गली की कम से कम और अधिक से अधिक कितनी चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं 1.2 टू 1.25। ऐसे तो 1.22 रहता है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर दिया गया हो 1.21 से 1.23 दिया होगा तो उसको भी हम सही करेंगे। तो इसमें ये ठीक रहेगा आपका 1.2 टू 1.25 मीटर। ये विड्थ ऑफ लेन जिसे कहा जाता है। एथलेटिक्स का अर्थ क्या होता है? द मीनिंग ऑफ एथलेटिक्स, मीनिंग ऑफ एथलेटिक्स आ गया खेल शास्त्र। मीनिंग स्पोर्ट्स एथिक्स, खेल शास्त्र आपका स्पोर्ट्स एथिक्स को बोलते हैं। 3000 मीटर की स्टीपल चेज में कितनी बाधाएं होती हैं? जो स्टीपल चेज रहती है 3000 मीटर की,
उसमें कितनी बाधाएं होती हैं, तो वो 28 रहेगा। अगला प्रश्न है कि 3000 मीटर की स्टीपल चेज में वाटर जंप्स कितने होते हैं, तो ये 7 वाटर जंप होते हैं और बाकी 28 हर्डल्स होती हैं। अगला प्रश्न है 2000 मीटर की स्टीपल चेज में वाटर जंप्स कितने होते हैं। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इनमें से ऐसे हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में, तो ध्यान से देखो, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो 2000 मीटर की स्टीपल चेज में वाटर जंप्स 5 होते हैं। अगला प्रश्न है 2000 मीटर की स्टीपल चेज में कितनी बाधाएं रहती हैं, तो 18 होंगी हर्डल्स, 18 हर्डल्स होती है इसमें। अगला प्रश्न है स्टीपल चेज में पुरुष वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, मतलब जो हर्डल रहती है उसकी जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है उसकी, वो कितनी होती है। द हाइट ऑफ हर्डल इज़, तो इसमें सेंटीमीटर में दिया गया है, इसमें 91.4 सेंटीमीटर, तो इसको अगर मीटर में दिया गया हो तो 0.914 मीटर आता है। तो अगला प्रश्न, स्टीपल चेज में महिला वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। मेंस में तो हो गया 0.914 मीटर, और जो महिलाएं होती हैं उसमें कितनी रहती है, तो इसका आपका आंसर रहेगा 76.2 सेंटीमीटर, 76.2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है रिले दौड़ में बैटन टेक ओवर जोन कितने मीटर का होता है। ये तो रिले दौड़ में 20 मीटर का टेक ओवर जोन होता है। मैं सर्कल करते जाता हूँ इनको ताकि आप विजिबल हो जाए अच्छे से। अगला प्रश्न है रिले दौड़ में बैटन की लंबाई कम से कम और अधिक से अधिक क्या है, तो ये 28 से 30 सेंटीमीटर रहती है इसकी, ये आपका आ गया, यहाँ भी दिया गया, तो सही है ये। अगला प्रश्न, बैटन का सरकमफ्रेंस, जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है बैटन का। कई जगह 12 से 15 भी दिया गया है, लेकिन यहाँ 12 से 13 सेंटीमीटर हम मान के चलेंगे, 12 से 13 सेंटीमीटर का। बैटन का वज़न कम से कम कितना होता है, तो ये 50 ग्राम होगा, 50 ग्राम। पुरुष वर्ग की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है, जो हर्डल रेस होती है 110 मीटर की मीन्स, उसमें जो हर्डल होती है उसकी हाइट कितनी होती है, तो उसमें आपकी 1.067 मीटर रहेगी, तो इसका ये आंसर रहेगा आपका 1.067 मीटर। अगला प्रश्न है 110 मीटर पुरुष वर्ग की बाधा दौड़ में प्रारंभ रेखा से, मतलब स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट हर्डल की दूरी कितनी होती है, जो पहली बाधा मतलब फर्स्ट हर्डल की दूरी होती है 13.72 मीटर। इसका आंसर रहेगा जो मैंने मार्क किया गोले में, सर्कल में मार्क किया, वो आंसर रहेगा। 110 मीटर की बाधा दौड़ पुरुष वर्ग में बीच में बाधा की दूरी कितनी होती है, जो उनके पहले तो आ गई 13, पहला स्टार्ट से लेकर फर्स्ट हर्डल की होगी 13.76, और फिर जो हर्डल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 9.14 मीटर, इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 110 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुष के अंतिम बाधा की दूरी समाप्ति रेखा से कितनी होती है, तो ये 14 मीटर
14.02 मीटर रहेगा। जैसे कि पहला जो थी वो 13 पॉइंट कुछ मीटर के से होता है, और फिर 9.14 बीच में डिस्टेंस रहता है हर्डल की उसमें, और ये जो लास्ट हर्डल से एंड पॉइंट की जो दूर रहती है वो इतनी होती है। 400 मीटर की बाधा दौड़ मतलब 400 मीटर हर्डल रेस में बाधा की ऊंचाई कितनी रहती है? ये उससे जो 110 मीटर में जो हर्डल होती है उससे थोड़ी कम की जाती है उसकी हाइट, तो इसका आंसर रहेगा 0.914 मीटर। 400 मीटर की बाधा दौड़ पुरुष वर्ग में प्रारंभ रेखा से पहली दूरी कितनी होती है? तो ये 45 मीटर की जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फर्स्ट हर्डल तक जो डिस्टेंस रहता है वो 45 मीटर का रहता है। 20 का आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न है 400 मीटर की बाधा दौड़ में बीच के बाधा की दूरी कितनी होती है? तो जो डिस्टेंस बिटवीन द हर्डल्स आप कहेंगे 400 मीटर में, तो ये आपका रहेगा 35 मीटर। 45 मीटर स्टार्टिंग आ गया, 35 मीटर आपका आ गया बिटवीन द हर्डल्स। अब अगला प्रश्न है 400 मीटर की बाधा दौड़ में पुरुष वर्ग में अंतिम बाधा की जो लास्ट हर्डल होती है वहाँ उससे लेकर जो एंड लाइन होती है उसकी कितनी दूरी होती है? तो ये आपका आंसर आएगा 40 मीटर। 40 मीटर आंसर रहेगा। इसमें पहले स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर पहली हर्डल तक 45 हुआ, फिर बिटवीन द हर्डल्स 35 और लास्ट हर्डल से एंड लाइन तक 40 मीटर। अगला प्रश्न है 100 मीटर की बाधा दौड़ महिला वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? जो हाइट ऑफ हर्डल पूछी है फॉर वुमेन इन 100 मीटर, तो 0.840 मीटर हाइट रहेगी, और सेंटीमीटर में करना तो 84 सेंटीमीटर आया था। अगला प्रश्न है 100 मीटर की बाधा दौड़ महिला वर्ग में प्रारंभ रेखा से पहली बाधा की दूरी कितनी होती है? तो 100 मीटर में आपका 13 मीटर आ जाएगा सीधे सीधे। जैसे जो मैंस होते हैं उनमें 13.72 मीटर रहता है पहली बाधा से दूरी। अगला प्रश्न है 100 मीटर की बाधा दौड़ महिला वर्ग में बीच के बाधा की दूरी कितनी होती है? जो डिस्टेंस बिटवीन हर्डल होता है 100 मीटर रेस में वो क्या रहता है? वो आपका आंसर आएगा 8.50 मीटर। विजिबल नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से। सौ मीटर की बाधा दौड़ महिला वर्ग में अंतिम बाधा की दूरी कितनी समाप्ति रेखा से कितनी दूर होती है? तो इसका आंसर आएगा आपका 10.50 मीटर। अगला प्रश्न है 400 मीटर की बाधा दौड़ महिला वर्ग में बाधा की ऊंचाई कितनी रहती है? तो ये थोड़ा और कम हो जाता है डिस्टेंस हाइट है जो हर्डल की, तो 0.762 मीटर हो जाती है। अगला प्रश्न है 400 मीटर हर्डल रेस महिला वर्ग में प्रारंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है? तो 400 मीटर में सेम पुरुष वर्ग में भी इतना रहता है और महिला के लिए भी इतना 45 मीटर रहता है। 400 मीटर की बाधा दौड़ महिला वर्ग के बीच में बाधा की दूरी कितनी रहती है? ये 35 मीटर। ये तो सेम रहेगा डिस्टेंस उनका। और जैसे अगला प्रश्न है 400 मीटर बाधा दौड़ में महिला वर्ग में अंतिम बाधा की दूरी समाप्ति रेखा से कितनी दूर होती है? तो ये 40 मीटर। जैसा पुरुष वर्ग में होता है 400 मीटर हर्डल के लिए, वैसा ही सेम डिस्टेंस रहता है इनका। अगला प्रश्न है ऊंची कूद में प्रत्येक ऊंचाई पर प्रतिस्पर्धी को कितने अभ्यास दिए जाते हैं? मतलब कितनी बार वो ट्राई कर सकता है? हाउ मैनी टाइम ही द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म हिज
जंप, तो 3 टाइम आंसर रहेगा, 3 टाइम। ऊंची कूद के लिए रनवे की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रनवे इन लॉन्ग जंप? नॉट लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो 25 मीटर रहेगा रनवे की लंबाई, द लेंथ ऑफ रनवे। ऊंची कूद में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? जो क्रॉस बार की जो लेंथ रहती है वो आपकी 3.98 मीटर से लेकर 4.02 मीटर रहती है। 3.98 मीटर से लेकर 4.02 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर की होती है। अगला प्रश्न, ऊंची कूद में क्रॉस बार सपोर्ट की लंबाई कितनी होती है? इन हाई जंप द लेंथ ऑफ क्रॉस बार सपोर्ट इज, तो ये 6 सेंटीमीटर ये रहेगा आपका। अगला प्रश्न है, ऊंची कूद में क्रॉस बार सपोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? विड्थ ऑफ क्रॉस बार सपोर्ट इन हाई जंप, तो ये 4 सेंटीमीटर रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? तो पूछा गया कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ क्रॉस बार इन हाई जंप, तो ये 2 किलोग्राम का रहता है, याद रखिएगा ये। ऊंची कूद की लैंडिंग एरिया का माप क्या है? व्हाट इज़ द लैंडिंग एरिया ऑफ हाई जंप, तो आंसर आएगा 6/4 मीटर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कूद एवं फेंक के सभी इवेंट्स में खिलाड़ी को कितना समय एवं परीक्षण के लिए दिया जाता है? एक बार ट्राई करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है जंप, थ्रो एंड जंप के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपका 60 सेकेंड। हाई जंप में यदि 2 या 3 खिलाड़ी शेष बच जाता है तो उनको एक जंप के लिए कितना समय दिया जाता है? तो इसका आंसर 1.5 मिनट रहेगा। ऊंची कूद में अवतरण स्थान एवं पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? तो उसका आंसर आएगा बस 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर हो गया लगभग। ऊंची कूद में यदि स्पर्धा के मात्र एक खिलाड़ी शेष हैं तो उसको एक जंप के लिए कितना समय दिया जाता है? तो उसको एक जंप के लिए 3 मिनट दिए जाएंगे। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है? क्रॉस बार में जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है 4.52 मीटर, मतलब 4.52 मीटर। अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, ये क्वेश्चन सभी हो गए हैं, चेंज करते हैं स्लाइड।
तो व्यूअर्स, पोल वॉल्ट के क्रॉस बार का कितना वजन होता है? व्हाट इज़ द वेट ऑफ क्रॉस बार इन पोल वॉल्ट? तो इसका आंसर आपका रहेगा 2.25 किलोग्राम। अगला प्रश्न, पोल वॉल्ट में लैंडिंग एरिया का माप क्या होता है? व्हाट इज़ द डायमेंशंस ऑफ लैंडिंग अरेना इन पोल वॉल्ट? द आंसर इज 7/6 मीटर। 7/6 मीटर। पोल वॉल्ट में लैंडिंग एरिया की ऊंचाई कितनी होती है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ लैंडिंग अरेना इन पोल वॉल्ट? एंड द आंसर इज 80 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोल वॉल्ट में रनवे कितना लंबा होता है? व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रनवे इन पोल वॉल्ट? द आंसर इज 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोल वॉल्ट में रनवे कितना चौड़ा होता है? व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ रनवे इन पोल वॉल्ट? द आंसर इज 1.22 मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोल वॉल्ट में बाउंस पोल वॉल्ट में बाधा की लंबाई कितनी होती है? तो 1 मीटर उसका आंसर आएगा। और उसकी चौड़ाई कितनी रहती है? तो ये 60 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब 1.1/6 मीटर आप लिख सकते हैं इसका आंसर। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई कितनी होती है? जो टेक ऑफ बोर्ड रहता है वो भी 1.22 मीटर का रहता है। लंबी कूद लॉन्ग जंप में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 20 सेंटीमीटर रहेगा आंसर आपका। लंबी कूद में व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ टेक ऑफ बोर्ड इन लॉन्ग जंप? तो जो थिकनेस होती है वो 10 सेंटीमीटर रहती है। प्लस्टिन इंडिकेटर बोर्ड टेक ऑफ बोर्ड में से कितना ऊंचा होता है? तो 7 से 10 मिलीमीटर। अगला प्रश्न, प्लास्टिन इंडिकेटर बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 9.8 से 10.2 सेंटीमीटर रहती है। प्लास्टिन बोर्ड का झुकाव रनवे की तरफ कितने अंश होता है? तो ये 30 डिग्री आएगा। लंबी कूद की तकनीक कौन सी नहीं है? व्हाट इज़ नॉट द टेक्निक ऑफ लॉन्ग जंप? सीजर जो है वो एक हाई जंप की टेक्निक है। हिच किक, सेल, हैंग जो है वो लॉन्ग जंप की टेक्निक्स हैं, और सीजर जो है वो हाई जंप की टेक्निक है। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड का रंग कैसा होता है? व्हाट इज़ द कलर ऑफ टेक ऑफ बोर्ड इन लॉन्ग जंप? द आंसर इज वाइट, सफ़ेद होता है। लंबी कूद के टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर आपका रहेगा 1 से 3 मीटर। लंबी कूद में टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग एरिया की लंबाई में अंतिम सीमा की दूरी कितनी होती है? टेक ऑफ बोर्ड से जो लास्ट जो होती है उसकी दूरी रहती है 10 मीटर की। लैंडिंग एरिया की चौड़ाई कितनी रहती है? व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ लैंडिंग एरिया? 2.75 to 3 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 3 मीटर की चौड़ाई होती है। 2.75 से 3 मीटर याद रख सकते हैं आप इसे।
तो व्यूअर्स ये थे कुछ प्रश्न आपके लिए। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।